इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पहेली की तरह होते हैं। एक तरफ एक जबरदस्त योद्धा, दूसरी तरफ एक कमाल का रणनीतिकार और साथ ही अपनी संस्कृति का रक्षक भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमेर के राजा मानसिंह की। तो चलिए आज उनकी इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब ये जो लाइन है ये कोई मामूली कहावत नहीं है। ये असल में एक लोरी थी जो काबुल में माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती थीं। जरा सोचिए, एक राजपूत राजा का डर हजारों मील दूर काबुल की गलियों तक पहुंच गया था। आखिर कैसे? बस यही सवाल हमें राजा मानसिंह की कहानी की शुरुआत तक ले जाता है। तो राजा मानसिंह की ये जो लेजेंडरी कहानी है ना, इसकी शुरुआत हुई थी मुगल सल्तनत की सबसे खतरनाक सरहद पर, काबुल में। काबुल मतलब एक ऐसा इलाका जो हमेशा से ही आप कह सकते हैं एक चुनौती रहा है, जहां बड़े बड़े सूरमाओं और साम्राज्यों ने भी हार मान ली थी। तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थे सम्राट अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम ने बगावत कर दी थी और काबुल में खुद को एक आज़ाद बादशाह घोषित कर दिया था। अब ये मुगल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए समझिए एक बहुत बड़ा सीधा खतरा था। तो अब इस बगावत को कुचलने के लिए और सेंट्रल एशिया से आने वाले खतरों पर रोक लगाने के लिए अकबर ने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद जनरल को भेजा, राजा मानसिंह को। और देखिए, मिशन सिर्फ मिर्जा हकीम को हराना नहीं था, असली काम तो था उस पूरे बेचैन इलाके को और वहां के खूनखार अफगान कबीलों को काबू में करना। एक ऐसा काम जिसे उस जमाने में लगभग नामुमकिन ही माना जाता था। और राजा मानसिंह ने वो नामुमकिन काम कर दिखाया। उन्होंने एक एक करके 5 बड़े और ताकतवर अफगान कबीलों को हराया, जिनमें अफरीदी, यूसुफजई और रोशनिया जैसे नाम शामिल थे। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। उस पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाके में ऐसी मिलिट्री विक्ट्री हासिल करना उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की नहीं है। नहीं, इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी थी, एक जियोपॉलिटिकल चाल जो मुगल साम्राज्य की सेफ्टी के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, बफर स्टेट। तो ये बफर स्टेट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये 2 ताकतवर दुश्मन मुल्कों के बीच का एक न्यूट्रल इलाका होता है जो उन्हें सीधे भिड़ने से रोकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 पहलवानों के बीच एक रेफरी खड़ा होता है। और उस दौर में अफगानिस्तान बिल्कुल यही काम कर रहा था। वो भारत में मुगल एम्पायर और ईरान के ताकतवर पर्शियन एम्पायर के बीच एक बहुत जरूरी बफर था। अकबर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी सरहद सीधे सीधे पर्शिया से टकराए, और ऐसा होने से रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखना। अब यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पता है कैसे? जब एक मिलिट्री विक्ट्री, एक जंग में मिली जीत, एक परमानेंट कल्चरल सिंबल बन जाती है। जी हां, ये कहानी है आमेर के मशहूर पचरंगा झंडे की। तो देखिए, काबुल मिशन से पहले आमेर का जो झंडा था उसे झाड़शाही कहते थे। सफेद रंग का झंडा जिस पर एक झाड़ी का निशान बना होता था, सिंपल। लेकिन काबुल से लौटने के बाद राजा मानसिंह ने एक आप कह सकते हैं एक क्रांतिकारी बदलाव किया। जो नया झंडा आया उसका नाम था पंचरंगा, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें 5 अलग अलग रंग थे। और ये जो नंबर है ना 5, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। झंडे के ये 5 रंग उन्हीं 5 अफगान कबीलों के प्रतीक थे जिन्हें राजा मानसिंह ने हराया था। क्या कमाल का तरीका था! उन्होंने अपनी जीत को हमेशा हमेशा के लिए आमेर की पहचान से जोड़ दिया। और ये बदलाव इतना बड़ा क्यों था? वो इसलिए क्योंकि झाड़शाही पहचान आमेर के कल्चर में उनकी रग रग में बसी हुई थी। मतलब उनके सिक्कों से लेकर उनकी पगड़ियों तक, यहाँ तक कि उनकी लोकल भाषा को भी झाड़शाही कहा जाता था। तो ऐसे में झंडा बदल देना ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। लेकिन मानसिंह की कहानी में सिर्फ जंग और जीत ही नहीं है। कहानी का एक और पहलू भी है, एक रक्षक का। एक मुगल जनरल होने के बावजूद उन्होंने अपनी हिंदू विरासत को बचाने के लिए जो किया उसे आज भी याद किया जाता है। तो हुआ यूं कि अफगान कमांडर नासिर खान और कतलू खान, इन्होंने पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर लिया और उनका प्लान था मंदिर को तबाह करने का। अब ये खबर जैसे ही राजा मानसिंह तक पहुंची, जो उस वक्त बिहार में पोस्टेड थे, उन्होंने फौरन एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जगन्नाथ मंदिर इतना खास क्यों था? ऐसा क्या था उस मंदिर में कि मानसिंह ने इतना बड़ा रिस्क उठाने का फैसला कर लिया? देखिए, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक हैं।
यानी 4 धामों में से एक। ये 4 धाम मिलकर आप कह सकते हैं भारत का आध्यात्मिक और भौगोलिक नक्शा बनाते हैं। तो इस मंदिर पर हमला करना मतलब पूरे भारत की आस्था पर हमला करने जैसा था। तो मानसिंह ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो बिहार में अपनी पोस्टिंग छोड़कर अपनी फौज के साथ सीधे पुरी के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने हमलावरों को खदेड़ दिया और मंदिर को टूटने से बचा लिया। ये लम्हा उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक योद्धा के साथ साथ एक धर्म रक्षक भी बना दिया। राजा मानसिंह के काम और उनकी इज्जत का असर सदियों तक रहा। ये सिर्फ उनके अपने जमाने की बात नहीं है। उनकी लेगेसी ने, उनकी विरासत ने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी। उनकी ये विरासत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा एक हैरान कर देने वाले किस्से से लगाया जा सकता है। सोचिए, मानसिंह के काबुल अभियान के लगभग 300 साल बाद जब ब्रिटिश आर्मी में बंगाली सिपाही अफगानिस्तान जा रहे थे, तो वो आपस में क्या कहते थे? वो कहते थे, हम भी ठीक वैसे ही जीत कर आएंगे जैसे मानसिंह जीत कर आए थे। 300 साल, जरा सोचिए ये कितना लंबा वक्त होता है। इससे साफ पता चलता है कि मानसिंह की काबुल जीत के किस्से कितने पावरफुल रहे होंगे कि 3 सदियों के बाद भी वो सिपाहियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का सबसे बड़ा जरिया थे। मानसिंह की सोच और उनकी लीडरशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद उनके एक जुमले में मिलता है। हुआ ये कि जब उनके सैनिक अटक नदी को पार करने से झिझक रहे थे, तब उन्होंने कहा, सब भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां? मतलब जब सारी जमीनी भगवान की है तो फिर ये अटक नदी, ये रुकावट कैसी? ये एक छोटा सा वाक्य उनकी पूरी पर्सनैलिटी को हमारे सामने रख देता है। इसमें गहरी आस्था भी है, कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति भी है और एक कमाल की लीडरशिप भी। और इसी सोच ने उन्हें हर मुश्किल को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, पार करने की ताकत दी। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है कि कौन थे असली राजा मानसिंह? मुगलों के लिए एक वफादार और महान योद्धा, या फिर हिंदुओं के लिए अपनी विरासत के एक रक्षक? शायद उनकी असली पहचान इसी कॉम्प्लेक्सिटी में, इसी पहेली में छिपी है। और यही बात उन्हें इतिहास के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बना देती है।